नमस्ते साथियों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर। आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे जलप्रपात और झीलें, वाटरफॉल्स एंड लेक्स। कर्नाटक में स्थित गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो घाटप्रभा नदी। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो सुवर्णरेखा यानी स्वर्णरेखा नदी पर। तसो मोरारी झील किस राज्य में स्थित है? तो लद्दाख में। जोग जलप्रपात जोग फॉल्स किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? तो वह चित्रकूट जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 29 मीटर। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है? तो सांभर झील। कहाँ है? तो राजस्थान में। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। भारत में स्थित प्रमुख जलप्रपात तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो जलप्रपात दूध सागर, नदी है मांडवी, राज्य है गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। धुआंधार जलप्रपात कहाँ, नदी कौन सी है? तो नर्मदा और राज्य जबलपुर, मध्य प्रदेश। कोहकाली कई और राज्य कहाँ है? तो ये मेघालय में है। अमृत धारा और देवधारा नदी है हसदेव, राज्य है छत्तीसगढ़। कोरिया केंदाई, राज्य है छत्तीसगढ़। दुग्धधारा नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश। हुंडरू सुवर्णरेखा नदी, रांची झारखंड। जोग गरसोप्पा शरावती नदी, कर्नाटक। शिव समुद्रम कावेरी नदी, कर्नाटक। कपिलधारा नर्मदा नदी, अनूपपुर, मध्य प्रदेश। चित्रकूट इंद्रावती नदी, बस्तर, छत्तीसगढ़। जोन्हा गौतम धारा राढ़ू नदी, रांची झारखंड। चुलिया चंबल नदी, राजस्थान। भारत की प्रमुख झीलें, नहीं ऊपर से। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। नीचे हम लोग देखे ही थे। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो अलकनंदा नदी। पुलिकट झील भारत के दो राज्यों आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वूलर झील। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर। भारत की प्रमुख झीलें, तो झील और संबंधित राज्य तो उनको देख लेते हैं। वेम्बनाड कहाँ? तो केरल। चिल्का कहाँ? उड़ीसा। राजसमंद राजस्थान। पुलिकट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। सात ताल उत्तराखंड। अष्टमुड़ी केरल। फतेह सागर राजस्थान। डल जम्मू कश्मीर। शेषनाग जम्मू कश्मीर। लोकटक मणिपुर। सांभर राजस्थान। डिडवाना राजस्थान। राकसताल उत्तराखंड। कोलेरू आंध्र प्रदेश। रूपकुंड उत्तराखंड। फुलहर उत्तर प्रदेश। देवताल उत्तराखंड। हमीरसर गुजरात। उदय सागर राजस्थान। नागिन जम्मू कश्मीर। लोनार महाराष्ट्र। पेरियार केरल। सूरजकुंड हरियाणा। जयसमंद राजस्थान। ऊलर जम्मू कश्मीर। मानसबल जम्मू कश्मीर। हुसैन सागर तेलंगाना। महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील क्रेटर झील का उदाहरण है। अब हम देखेंगे जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरें, वाटर रिसोर्स, इरिगेशन एंड कैनल्स। भारत में जल संसाधन के स्रोत कौन कौन से हैं? यहाँ चार स्रोत दिया है। धरातलीय जल, भूमिगत जल या भौम जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान। भारत सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? तो उत्तर प्रदेश। आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक महान सिविल इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष तीन तालाब सिंचित राज्य क्रमशः कौन से हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो दिनसा जे दस्तूर ने।
भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है? तो कुआं व नलकूप। सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? तो सतलज से। विश्व जल दिवस 22 मार्च तथा राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है? तो उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो जल संभर के विकास से। जल संभर विकास के लाभ क्या हैं? तो पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति होती है। जैव विविधता में वृद्धि, जल भराव में कमी और मृदा की लवणता का ह्रास, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, वनों के कटाव में कमी, जीव स्तर में सुधार, रोजगार में वृद्धि। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो वर्ष 1958 में। फरक्का नहर की जलवहन क्षमता कितनी है? तो 40,000 क्यूसेक। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंग नहर या गंगा नहर है। गंग नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1927 में। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकाली गई है? तो गंडक नदी से। भारत की सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार। सबसे पहले देखें लघु सिंचाई परियोजनाएं। इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल की सिंचाई होती है। इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर आदि शामिल किए जाते हैं। भारत की लगभग 62% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। देश में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए वर्ष 2006 से संचालित लघु सिंचाई योजना को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु या सूक्ष्म सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। मध्यम सिंचाई परियोजनाएं। इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक क्षेत्र की सिंचाई होती है। इनमें नहरी सिंचाई प्रमुख है क्योंकि छोटी नहरों को इसी वर्ग में रखा जाता है। बृहद सिंचाई परियोजनाएं। इनसे 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं। सामान्यतः इसमें बड़ी नहरों एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। बड़ी व मध्यम परियोजना से देश की 38% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जल के साथ उर्वरकों को भी मिलाकर संपन्न सिंचाई कहलाती है। क्या? तो फर्टिगेशन। भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप है। इसके पश्चात सर्वाधिक सिंचाई नहरों और तालाबों द्वारा की जाती है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो सतलज। भाखड़ा नांगल किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? तो हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान की। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। दामोदर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो पश्चिम बंगाल, झारखंड। सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को है जबकि सबसे कम लाभ मध्य प्रदेश को मिलता है। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो शिव समुद्रम। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो उत्तराखंड में। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना किन 2 राज्यों में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के मध्य विवादित है। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? चंबल परियोजना। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो भागीरथी नदी। तिलैया मैथान एवं बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो बराकर। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1948 में। सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना था। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दार्जिलिंग में। अब भारत की नदियों पर स्थित प्रमुख परियोजनाएं तो देख लेते हैं कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना है। तो सतलज नदी, भाखड़ा नांगल
गोविंद सागर बांध, और नाथपा झाकरी बांध, कोल बांध। झेलम नदी पर क्या है, कृष्णा गंगा तुलबुल परियोजना। चेनाब नदी पर क्या है, सलाल बांध, दुलहस्ती बांध और बगलिहार। दुलहस्ती को अस्किनी भी कहते हैं। और रावी नदी में पर क्या है, थीन बांध, चेमेरा परियोजना। व्यास नदी पर पोंग व हरिके बांध। गंगा नदी पर टिहरी बांध जिसे भागीरथी और फरक्का बांध है। यमुना नदी पर लखवर व्यासी बांध, और रामगंगा नदी पर कालागढ़ बांध रामगंगा परियोजना। घाघरा नदी पर घाघरा बांध, शारदा नदी पर शारदा बांध, गंडक नदी में त्रिवेणी के पास बैराज, और कोसी नदी पर कोसी परियोजना। नदी चंबल नदी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध राजस्थान, बेतवा नदी, माता टीला बांध और राजघाट बांध। सोन नदी डेहरी में सिंचाई, बरास बाण सागर बांध। दामोदर नदी पंचेत हिल, तिलैया, कुनार, अय्यर, बगरमो बांध और मैथान। गोदावरी नदी राजमुंदरी के निकट एनीकट बांध। कृष्णा नदी श्रीशैलम व नागार्जुन सागर बांध। तुंगभद्रा मल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा बांध। कावेरी नदी मेट्टूर बांध। नर्मदा नदी महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध और अंकलेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध। ताप्ती नदी पर है काकरापार बांध और उकाई बांध। महानदी पर है हीराकुंड, तिरकपाड़ा और बरोज बांध। और माही नदी पर है वनकवोरी बांध और कदाना बांध। पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर निर्मित की जाएगी। अब देखेंगे भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच प्रमुख नदी समझौते कौन कौन से हुए हैं। तो संधि और समझौते, शारदा महाकाली संधि समझौता संबंधी देश है नेपाल, और उसकी प्रकृति क्या रही है। तो वर्ष 1996 की महाकाली संधि जिसमें पंचेश्वर बहुदेशीय परियोजना शामिल है। कोसी संधि या समझौता संबंधी देश नेपाल है, इसकी प्रकृति क्या रही है। तो नेपाल में कोसी बैराज के निर्माण के संबंध में वर्ष 1954 का समझौता और 1966 में संशोधित हुआ है। गंडक संधि या समझौता किससे संबंधित है, कौन से देश से। तो नेपाल से। प्रकृति उसकी क्या रही है। तो नेपाल में गंडक बैराज निर्माण के संबंध में वर्ष 1959 का समझौता। गंगा संधि या समझौता में क्या है, संबंधित देश जो है वो बांग्लादेश है, और इसकी प्रकृति क्या रही है। तो फरक्का में। गंगा जल की भागीरथी के संबंध में वर्ष 1996 की भारत बांग्लादेश संधि। सिंधु नदी तंत्र झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज व इनकी सहायक नदियाँ संबंधी जो देश है वो पाकिस्तान है। और प्रकृति क्या रही, सिंधु नदी तंत्र के जल के सार्थक एवं संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु नदी जल 1960 की समझौता। जलढाका, चुक्खा, ताला, मांगदेहू आदि जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित हैं। तो भूटान में भारत के सहयोग से निर्मित। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य वर्ष 1996 में हुई थी। तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक। म्यूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल। कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। अलमट्टी बांध किस नदी पर निर्मित है। कृष्णा। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है। तो सिद्रापोंग कहाँ है। तो असम है। भारत राष्ट्रीय जल परियोजना नदियों को जोड़ने के लिए तो कौन कौन से हैं। कोसी मेची, गंडक गंगा, शारदा यमुना, महानदी गोदावरी, केन बेतवा, पार तापी नर्मदा, वेदती वर्धा, कोसी घाघरा, घाघरा यमुना, गंगा दामोदर सुवर्णरेखा, गोदावरी कृष्णा, पार्वती काली सिंध चंबल, दमन गंगा पिंजाल, नेत्रवती हेमावती। किशन गंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर। मेजा बांध राजस्थान का निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो कोठारी नदी पर। बगलिहार पन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में।
सुइल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। बहुउद्देशीय परियोजनाएं सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परिवहन और पर्यटन आदि अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। कल्पसर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो गुजरात में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम। दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो चेनाब। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है जो मल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक जो है पर स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुदुचेरी। विभिन्न राज्यों के मध्य कावेरी जल का विभाजन। तमिलनाडु जल की मात्रा 919 टीएमसी टीएमसी यानी कि 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। कर्नाटक 270 टीएमसी, केरल 30 टीएमसी, पुदुचेरी 7 टीएमसी। टीएमसी नीचे दिया भी है, 1000 मिलियन क्यूबिक। जो नदियां हिमालय निर्माण के पूर्व से ही प्रवाहित होती आ रही हैं उन्हें पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। कृषि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है, एग्री अर्थात मृदा तथा कल्चर अर्थात कृषि। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए? तो 14%। भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें एवं बुआई अवधि। तो रबी फसल समय क्या है? शीतकालीन फसल है ये। और प्रमुख फसलें इसमें कौन कौन सी आती हैं? तो गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई तथा आलू आदि। बुआई अवधि क्या है? तो अक्टूबर नवंबर। कटाई अवधि क्या है? तो मार्च अप्रैल। खरीफ की फसल कब होता है? तो इसका समय ग्रीष्मकालीन फसल है ये। और इसके अंतर्गत कौन कौन से फसलें आती हैं? तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि। बुआई अवधि क्या है? तो जून जुलाई है और कटाई अक्टूबर नवंबर। जायद फसल ये शीत एवं ग्रीष्म के मध्य इसका समय होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती। बुआई का अवधि क्या है? तो मार्च अप्रैल और कटाई की अवधि जून जुलाई। कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है? तो विभिन्न मौसमों में दो फसलें उगाना। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। भारत में संकार्य यानी कि चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? तो राजस्थान में। दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है? तो उत्तर प्रदेश। भारत में अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो पंजाब। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक हैं? तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती हैं। कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है? तो गेहूं की। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? तो धान यानी कि चावल। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है परंतु इसकी खेती वर्ष भर खरीफ, रबी तथा जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जा सकती है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा 5 मतलब सुगंधा 5, जमुना एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्म है? तो धान की। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो चाय की। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो नील हरित शैवाल।
मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? तो खरगोन जिला। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है या चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश। भारत के सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत इसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के निसिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। परभानी शक्ति किसकी किस्म है? तो जैव संवर्धित ज्वार। करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। तो ये देख ले, करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। और कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां कौन कौन सी हुई हैं? तो हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन, सुनहरी या स्वर्ण क्रांति, फल एवं सब्जी उत्पादन, बागवानी यानी कि उद्यान कृषि। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन। कृष्ण या काली क्रांति किससे संबंधित है? तो खनिज तेल पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। इंद्रधनुषी क्रांति कृषि संबंधी समग्र क्रांति नवीन कृषि नीति में निर्धारित। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना। सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को दोगुना करना टिकाऊ कृषि। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन झींगा मछली। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन। बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? तो उष्ण एवं शुष्क में। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? तो मूंगफली। आस और बोरो किस फसल की किस्में हैं? तो धान की। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? मूंगफली। किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? दलहनी। दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन राज्यों से प्राप्त होता है? तो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है किस देश से संबंधित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। हरित क्रांति के क्या अभिप्राय हैं? तो उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? तो गेहूं की। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया? तो मैक्सिकन गेहूं। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है? चाय। लाल विगलन किस फसल का रोग है? गन्ना। मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेतक जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई का दर्जा प्राप्त है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1986 में। मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी है? तो लगभग 140 दिन। प्रमुख कृषि संगठन एवं मुख्यालय देख लेते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कानपुर है। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र का मुख्यालय नई दिल्ली है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला है। अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद है। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र अलेप्पो है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र मैक्सिको है। प्रमुख कृषि बोर्ड मुख्यालय तो बोर्ड देख लेते हैं। कॉफी बोर्ड बंगलुरु, इसका मुख्यालय है कर्नाटक। रबर बोर्ड कोट्टायम केरल। चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश। मसाला बोर्ड कोच्चि केरल। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड नई दिल्ली दिल्ली। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र। दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। भारत में झूम कृषि के प्रकार क्षेत्र
उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। झूम कृषि के प्रकार। झूम आंध्र प्रदेश व उड़ीसा, पोंदू, पामाडावी, केमान, बरीगा। पश्चिमी घाट, कुमारी। केरल, पूनम या पोड़म। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़, बीबर या दाहिया, मसान, पेंडा तथा बीरा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, वालरा। मणिपुर, पामलू। हिमालय क्षेत्र, खील। झारखंड में कुरुल या कुरावा। छत्तीसगढ़, बस्तर जिला, दीपा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दीपा। बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो धान और चाय। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो केरल। लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है, जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है। भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? तो काली मिर्च। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल की आनुवंशिक परिवर्तित रूप है? तो मक्का की। वाणिज्यिक स्तर पर केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू और कश्मीर। चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र, वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो कुफरी चिप्सोना 2। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? अमरूद। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ यानी कि कोदो का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? तो जापान। निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत मोटे अनाजों तथा चावल का उत्पादन किया जाता है। अदरक के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रकंद। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो गरम मसाले। प्रमुख कृषि संस्थान। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड, हैदराबाद। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, कटक। भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनंद। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल। गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान, चिकमंगलूर। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद। टिड्डी चेतावनी संगठन, जोधपुर। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, फरीदाबाद। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म, हैसरघट्टा। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, अल्मोड़ा। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर। लघु किसान कृषि व्यापार संघ, नई दिल्ली। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, गाजियाबाद। पशु रोग जांच प्रयोगशाला, पुणे। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान, कोलकाता। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु। पशु स्वास्थ्य संस्थान, जालंधर। पशु चिकित्सा जैविकी, गुवाहाटी। और राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान, कोलकाता। भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान, रांची। मालवीय विकास, अमर, आजाद, बहार, पारस आदि अरहर यानी कि तूर की प्रमुख किस्में हैं। कुल फसलों में राज्यों का स्थान 2021-22 के अनुसार। कुल खाद्यान्न, प्रथम है उत्तर प्रदेश, द्वितीय है मध्य प्रदेश, तृतीय है पंजाब। कुल दलहन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश प्रथम है, राजस्थान द्वितीय है, महाराष्ट्र तृतीय है। कुल तिलहन में मध्य प्रदेश प्रथम है, महाराष्ट्र द्वितीय है, राजस्थान तृतीय है। और कुल मोटे अनाज में कर्नाटक प्रथम है, राजस्थान द्वितीय है, महाराष्ट्र तृतीय है। विभिन्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य। चावल पश्चिम बंगाल, गेहूं में उत्तर प्रदेश, बाजरा में राजस्थान, मक्का में कर्नाटक, चना में महाराष्ट्र, अरहर में महाराष्ट्र, मसूर में मध्य प्रदेश, मूंगफली में गुजरात, सरसों में राजस्थान, सोयाबीन में महाराष्ट्र, सूरजमुखी में कर्नाटक, कपास में गुजरात, जूट में पश्चिम बंगाल, आलू में उत्तर प्रदेश, प्याज में महाराष्ट्र, गन्ना में उत्तर प्रदेश।
तो ये रहे सभी जो ये राज्य हैं, सभी फसलों के लिए प्रथम स्थान पर है। द्वितीय स्थान पे कौन रहा? तो चावल के लिए उत्तर प्रदेश, और तृतीय स्थान के लिए पंजाब। और गेहूं के लिए दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, और गेहूं के लिए तीसरे स्थान पे पंजाब। बाजरा के लिए दूसरे स्थान पे क्या है? उत्तर प्रदेश। मक्का के लिए दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। चना के लिए दूसरे स्थान पर कर्नाटक। अरहर के लिए दूसरे स्थान पर कर्नाटक। मसूर के लिए दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश। मूंगफली के लिए दूसरे स्थान पर राजस्थान। सरसों के लिए मध्य प्रदेश, और सोयाबीन के लिए दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। सूरजमुखी के लिए दूसरे स्थान पर हरियाणा। कपास के लिए दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र। जूट के लिए दूसरे स्थान पर असम। आलू के लिए दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल। प्याज के लिए दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। गन्ना के लिए दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र। वैसे ही तीसरे स्थान पर चावल के लिए पंजाब, गेहूं के लिए पंजाब, बाजरा के लिए हरियाणा, मक्का के लिए महाराष्ट्र, चना के लिए उत्तर प्रदेश, अरहर के लिए उत्तर प्रदेश, मसूर के लिए पश्चिम बंगाल, मूंगफली के लिए तमिलनाडु, और सरसों के लिए हरियाणा, सोयाबीन के लिए राजस्थान, सूरजमुखी के लिए उड़ीसा, कपास के लिए तेलंगाना, जूट के लिए बिहार, आलू के लिए बिहार, प्याज के लिए कर्नाटक, गन्ना के लिए कर्नाटक। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। सोनालिका, अर्जुन एवं सोना किस फसल की उन्नत किस्में हैं? गेहूं। पेगिंग किस फसल के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है? मूंगफली। झूम कृषि की एक पद्धति है जिसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। गहन कृषि से क्या तात्पर्य? न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज। और फिर है राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? तो सरसों एवं बाजरा। भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है, तत्पश्चात केरल तथा तमिलनाडु का स्थान है। उकठा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है? तो चना। भारत का सबसे बड़ा रबर एवं नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल। भारत के किस राज्य में कहवा, रबर तथा तंबाकू की कृषि की जाती है? तो कर्नाटक। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। पौधे लगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है? तो एक्वापोनिक कृषि। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता। किन दो फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो गेहूं और गन्ना। अरंडी का बृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? तो जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने से। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य क्रमशः कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य नमक एवं मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो गुजरात। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1984। भारत में शीर्ष 5 मत्स्य उत्पादन राज्य 2021-22 के अनुसार। आंध्र प्रदेश उत्पादन है लाख टन में 48.03। पश्चिम बंगाल का है 18.43। कर्नाटक का है 10.74। उड़ीसा का है 9.90। गुजरात का है 8.994। और अखिल भारतीय उत्पादन है 162.48। सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है तथा जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है। पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। 20वीं पशुधन गणना की संख्या के अनुसार कुल पशुधन में गौ पशु 35.94%, भैंस 20.45%, बकरी 27.80%, भेड़ 13.87%, सुअर 1.69% तथा अन्य पशु 0.025% हैं। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है? तो बिहार में। और बिहार में है। अब भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो जमुनापारी। गाय की थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि पश्चिम बंगाल में 23%, तत्पश्चात तेलंगाना 22% में देखी गई। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और मुर्गी के अंडे का कवच
किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो लेगहॉर्न। भारत में स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म है सूरतगढ़ राजस्थान, धमरोड गुजरात, अलमाड़ी तमिलनाडु, चिपलिमा और सुनबेड़ा उड़ीसा, हैसरघट्टा कर्नाटक, अंदेश नगर उत्तर प्रदेश। ये केंद्र गाय और भैंसों के प्रजनन के लिए उत्तम नस्ल के सांड और प्रशिक्षित वीर्य का उत्पादन करते हैं। केंद्रीय प्रशिक्षित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान हैसरघट्टा बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, जो उत्तम नस्ल के सांड एवं भैंसों का वीर्य उपलब्ध कराता है। ऑपरेशन ब्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से। अब यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड के विभिन्न चरण। ऑपरेशन फ्लड 1 मतलब फर्स्ट, अवधि क्या है? जुलाई 1970 से मार्च 1981 तक। ऑपरेशन फ्लड सेकेंड, अप्रैल 1981 से मार्च 1985 तक। ऑपरेशन फ्लड थर्ड, अप्रैल 1985 से मार्च 1996 तक। भैंसों की देसी नस्ल की 3 प्रमुख किस्में कौन सी हैं? तो मुर्रा, नीली, रावी एवं जफराबादी। अब ये जो एक 20वीं पशुधन गणना 2019 का है, इसके अनुसार हम लोग पहले देखे ही थे, वही यहाँ पे दिया गया है। से हम लोग देखे थे भेड़ 13.87% हैं, गाय और बैल मिला के 35.94% हैं, भैंस 20.45% हैं, बकरी 27.80% है और अन्य जो है 0.25% हैं, सुअर 1.69% है। अब स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है? तो पशुओं के प्रजनन से। 20वीं राष्ट्रीय पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में मवेशियों की सर्वाधिक संख्या क्रमशः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? तो हिसार हरियाणा। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मथुरा उत्तर प्रदेश। प्रथम पशुधन गणना किस वर्ष में आयोजित की गई? तो वर्ष 1951। देश में दुग्ध व्यवसाय के लाभकारी प्रशिक्षण व जानकारी के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग मेहसाना, जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पालनपुर, बनासकांठा, सिलीगुड़ी, जालंधर तथा इरोड में प्रादेशिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। भैंसों पर अनुसंधान के लिए हरियाणा राज्य के हिसार जिले में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। खनिज संसाधन। खनिज, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज को 3 भागों में बांट के दिखाया गया है। लौह धातुएं, जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट आदि। अलौह धातुएं जैसे तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट आदि। बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। अधात्विक खनिज जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूनाश्म, चूना या पत्थर और संगमरमर तथा बलुआ पत्थर। ऊर्जा खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? तो धारवाड़ तंत्र। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के बृहद भंडार हैं? तो दक्षिण पूर्व में। भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधनों से सर्वाधिक संपन्न राज्य है? तो कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य मूल्य की दृष्टि से खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो उड़ीसा। 21-22 के अनुसार लौह अयस्क के प्रकार। मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट Fe2O3, लिमोनाइट 2Fe2O3 3H2O और सीडियराइट Fe2CO3। भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो धारवाड़। प्रसिद्ध लौह अयस्क खान कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक। राजस्थान के नाथरा किपाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लौह अयस्क। बैडाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? लौह अयस्क से। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मलाज खंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में होता है, जबकि इसके सबसे अधिक भंडार राजस्थान में है। एशिया का उच्च कोटि का जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है भीलवाड़ा जिला राजस्थान में।
विंध्य शैलों में किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं? तो चूना पत्थर के। बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। भारत के दो सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक क्रमशः कौन से राज्य हैं? तो उड़ीसा एवं गुजरात। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। भारत का कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक पट्टी हजारीबाग झारखंड, गया और मुंगेर यानी कि बिहार जिलों में पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो मकराना राजस्थान। क्वार्ट्ज क्वार्ट्जजाइट किस पत्थर का कायांतरित रूप है? तो बलुआ पत्थर का। क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? तो उड़ीसा का। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% सांभर झील से उत्पादित होता है। भारत में ग्रेनाइट की पट्टियाँ तथा प्लेट स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? तो ललितपुर उत्तर प्रदेश में। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट। जादूगुड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व क्योंझर में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। वैश्विक खनिज उत्पादन में भारत का योगदान 2021 के अनुसार बॉक्साइट 6वां स्थान भारत का स्थान का है, 6वां है। और विश्व उत्पादन में योगदान कितना प्रतिशत का है? 5.53%। क्रोमाइट 4था स्थान है और प्रतिशत कितना टोटल है? तो विश्व में उत्पादन की तो 9.24%। लौह अयस्क में 4था स्थान है भारत का और 6.76 इसका उत्पादन है। मैग्नीज अयस्क 5वां स्थान है, 5.42% विश्व में उत्पादन प्रतिशत है। मैग्नेसाइट 17वां स्थान है, 0.28% है उत्पादन। और रॉक फॉस्फेट एपेटाइट 15वां स्थान है, 0.66% है उत्पादन। एल्युमिनियम मतलब प्राथमिक तृतीय स्थान है और इसका जो विश्व में उत्पादन में योगदान है प्रतिशत में कितना है? 5.53। तांबा परिष्कृत 7वां स्थान है और उत्पादन विश्व में कितना प्रतिशत का है? तो 1.46%। इस्पात कच्चा अवलिक द्रव दूसरा स्थान है और उत्पादन विश्व में कितना प्रतिशत का है? तो 5.60%। शीशा जो रिफाइंड है वो तीसरा स्थान है भारत का उसमें और 1.71% है। और जिंक में तीसरा स्थान है और विश्व में इसका उत्पादन प्रतिशत योगदान कितना है? 5.18%। वैश्विक खनिज उत्पादन में भारत का योगदान 2019 के अनुसार एल्यूमिना भारत का स्थान है 4था और विश्व उत्पादन में योगदान प्रतिशत कितना है? तो 5.12%। बाइराइट दूसरा स्थान है 13.40% और कोयला एवं लिग्नाइट का में दूसरा स्थान है और कितना प्रतिशत है विश्व में उत्पादन में? तो योगदान है 9.1%। कच्चा तेल में 26वां स्थान है और योगदान कितना प्रतिशत का है उत्पादन का? तो 0.71%। सीमेंट में दूसरा स्थान है 8.29% और ग्रेफाइट या प्राकृतिक दूसरा स्थान है, प्रतिशत यहाँ मेंशन नहीं है। भारत 95 खनिजों का उत्पादन करता है जिसमें 4 ईंधन, 10 धात्विक, 23 अधात्विक, 3 परमाणु और 55 गौण खनिज भवन और अन्य सामग्री सहित शामिल हैं। अन्य खनिज भंडार एवं उनके उत्पादक क्षेत्र। निकेल मुख्य भंडार कहाँ? तो उड़ीसा, झारखंड, नागालैंड। फ्लोराइट गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़। एपेटाइट पश्चिम बंगाल, झारखंड, मेघालय। रॉक फॉस्फेट झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मुख्य भंडारक हैं ये। हीरा के मुख्य भंडारक कौन है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। ग्रेफाइट का अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। मैग्नेसाइट का उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान। टीन हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उड़ी निकेल का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा एवं झारखंड। और क्षेत्र क्या है? तो कटक, सुकिंडा क्षेत्र और क्योंझर। फ्लोराइट का मुख्य उत्पादक राज्य गुजरात और महाराष्ट्र है और क्षेत्र क्या है? तो चंद्रपुर, बड़ोदरा। और एपेटाइट के लिए जो मुख्य उत्पादक राज्य मेंशन नहीं है, क्षेत्र है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और पुरुलिया पश्चिम बंगाल। रॉक फॉस्फेट मुख्य उत्पादक है राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, क्षेत्र है उदयपुर, छतरपुर। हीरा मुख्य उत्पादक है मध्य प्रदेश, क्षेत्र है पन्ना। ग्रेफाइट मुख्य उत्पादक है उड़ीसा और तमिलनाडु, स्थान क्षेत्र है नौपारा, पलामू, लातेहार। मैग्नेसाइट
तमिलनाडु, उत्तराखंड मुख्य उत्पादक है और क्षेत्र है बागेश्वर और सलेम। टीन मुख्य उत्पादक छत्तीसगढ़ और क्षेत्र है जगदलपुर, दंतेवाड़ा। मुख्य कुछ अन्य खनिज भंडार एवं उनके उत्पादक क्षेत्र 19-20 के अनुसार। बाइराइट्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मुख्य उत्पादक हैं आंध्र प्रदेश और राजस्थान। क्षेत्र है मंगमपेट, कुड़प्पा, रे, पतलिया। गार्नेट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मुख्य उत्पादक है आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा। गंजम उड़ीसा और ये क्षेत्र है श्रीकाकुलम। एस्बेस्टस राजस्थान एवं कर्नाटक, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश मुख्य उत्पादक हैं। कुड़प्पा आंध्र प्रदेश और सिंहभूमि क्षेत्र है ये। फेल्सपार राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मुख्य उत्पादक हैं राजस्थान एवं तेलंगाना। सल्फर में जम्मू एवं कश्मीर और मुख्य उत्पादक हैं उड़ीसा, केरल और हरियाणा। फायर क्ले अग्निशह मिट्टी, इसके लिए जो मुख्य क्षेत्र है वो मुख्य स्थान है वो क्या है तो गोंडवाना तथा टर्शियरी कोयला संस्तरों में। और मुख्य उत्पादक राज्य क्या है तो गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्र क्या है तो झरिया झारखंड एवं रानीगंज पश्चिम बंगाल। पाइराइट्स बिहार, राजस्थान, कर्नाटक। मुख्य उत्पादक जो राज्य है वो बिहार एवं राजस्थान है। टंगस्टन कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मुख्य उत्पादक जो राज्य है वो क्या है तो राजस्थान, महाराष्ट्र। और क्षेत्र क्या है तो डेगाना राजस्थान और चेंद पाथर पश्चिम बंगाल। अभ्रक माइका, ये इसके लिए जो मुख्य स्थान है वो क्या है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और मुख्य उत्पादक जो राज्य है वो क्या है आंध्र प्रदेश और राजस्थान। और कायनाइट तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मुख्य उत्पादक जो राज्य है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। और क्षेत्र है भंडारा, महाराष्ट्र, मैसूर। छोटा नागपुर के पठार को भारत के रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऊर्जा एनर्जी, ऊर्जा संसाधन, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन के जो दो रूप हम देखे, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। इसमें देख लेते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत कौन कौन से ऊर्जा आते हैं तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, कचरे से उत्पादित ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कौन कौन इसके अंतर्गत आता है तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा और शेल गैस। भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों के अंश का सही अनुक्रम क्या है तो तापी, जलीय, वायु और आणविक। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ की गई थी तो 11 जनवरी 2010 में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट क्षमता वाली ग्रिड की स्थापना करना था। काकरापारा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थापित है तो गुजरात। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है गुजरात। पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र लूनेज किस राज्य में स्थित है तो गुजरात। भारत वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर है। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में से लगभग 56.2% ताप विद्युत, इसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस शामिल है, से 31% अच्छे ऊर्जा स्रोतों से, 11% पनबिजली से एवं 1.8% परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार गैर वाणिज्यिक ऊर्जा का लगभग 60% जलाऊ लकड़ी से प्राप्त होता है। इसके साथ गोबर से 30% एवं अपशिष्ट पदार्थों से 10% का भी पर्याप्त महत्व है। राणा प्रताप सागर बांध पर विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है तो कोटा राजस्थान में। पवन ऊर्जा के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है तो तमिलनाडु। और भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है तो थोरियम। भारत का कौन सा शैल तंत्र कोयला भंडारों का प्रमुख क्षेत्र है तो गोंडवाना तंत्र। भारत के कोयला उत्पादक अग्रणी 3 राज्य क्रमशः कौन से हैं तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं तो झारखंड में। भारत में स्थित ताप विद्युत केंद्र स्टेशन कौन कौन से हैं तो राज्य और स्टेशन देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर और विजयवाड़ा, तेलंगाना में रामागुंडम, भद्राचलम,
कोट्टागुदेम और मानूगुरु। असम में बोंगाई गांव, चंद्रपुर और कामरूप। बिहार में बरौनी और कहलगांव। छत्तीसगढ़ में कोरबा। दिल्ली में बदरपुर, इंद्रप्रस्थ और राजघाट। गुजरात में अहमदाबाद, बनास, धुआरम, गांधीनगर, कच्छ, कांडला, महुआ, पोरबंदर, साबरमती, शाहपुर, सिक्का, उकाई, उतारन और बासंक बोरी। हरियाणा में फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर। जम्मू कश्मीर में कालाकोट। झारखंड में बोकारो, सतपुड़ा, स्वर्णरेखा। मध्य प्रदेश में अमरकंटक, सतपुड़ा, सिंगरौली। महाराष्ट्र में बल्लारशाह, भुसावल, चंद्रपुर, चोला, खापरखेड़ा, कोराडी, नासिक, पारस, पार्ले, ट्राम्बे, उज्जैनी, उड़ान। मणिपुर में लोकटक, इम्फाल। पंजाब में भटिंडा, रूपनगर। राजस्थान में अंटा, बांसवाड़ा, कोटा, पालन, सवाई माधोपुर। उड़ीसा में बाली, मेला और तलचर। तमिलनाडु में एन्नौर, मेट्टूर, नेवली और तूतीकोरिन। उत्तर प्रदेश में बहराइच, दोहरीघाट, गोरखपुर, हरदुआगंज, जवाहरपुर, कानपुर, मऊ, मुरादाबाद, ओबरा, पनकी, परीक्षा, टुंडला। पश्चिम बंगाल में बीरभूम, बुंदेल, दुर्गापुर, फरक्का, गौरीपुर, कालीघाट, कोलकाता, मुर्शिदाबाद, टीटागढ़। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित है। कोयले के प्रकार देख लेते हैं। तो कोयले के प्रकार: पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। अब इसका उपनाम देख लेते हैं, स्वरूप और कार्बन की मात्रा देख लेते हैं, क्षेत्र देख लेते हैं। जो पीट कोयला है, इसका उपनाम है निम्न कोयला। स्वरूप और कार्बन की मात्रा क्या है? नमी की अधिक मात्रा व 40% कम कार्बन इसमें। क्षेत्र इसका मेंशन नहीं है। लिग्नाइट कोयला भूरा कोयला इसका उपनाम है और जलने पर धुआं अधिक, और इसमें जो कार्बन है 40 से 60%। बिटुमिनस कोयला इसका नाम काला कोयला है और इसका जो इसमें जो कार्बन है वो 60 से 80% होता है, और इसका जो क्षेत्र है वो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। और लिग्नाइट कोयला का जो क्षेत्र है वो तमिलनाडु, अर्काट, नेवेली, असम, लखीमपुर, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग और कश्मीर, करेवा क्षेत्र। एंथ्रासाइट कोयला इसका जो उपनाम है वो कठोर या उच्च कोयला, और जलते समय धुआं रहित वह 80 से 90% इसमें कार्बन है। और जो क्षेत्र है इसका जम्मू कश्मीर, रियासी जिला। नामचिक नामफूक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में। प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचेर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास यहाँ पर कोयले की खोज के परिणाम स्वरूप हुआ है। झारखंड में कोयला की खानें मुख्यतः कहाँ स्थित हैं? तो झरिया में। लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला। और भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र क्या है? झारखंड, झरिया, बोकारो, करनपुरा, गिरिडीह। पश्चिम बंगाल रानीगंज, बरजोरा, बीरभूम। उड़ीसा का तलचर, संबलपुर, ईब नदी घाटी। मध्य प्रदेश उमरिया, सिंगरौली। छत्तीसगढ़ कोरबा, सुहागपुर, सोनहट, सेंदूरगढ़, मांद, रायगढ़, विश्रामपुर। तेलंगाना गोदावरी घाटी, सिंगरैली। महाराष्ट्र वर्धा घाटी और कामपटी, बांदेर। उसके बाद ये जो है कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है विद्युत ऊर्जा उत्पादन में। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब उत्पन्न हुआ था? तो 1970 से 80 के मध्य। हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। भारत में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की खोज निम्नलिखित बेसिनों में हुई है। तेल क्षेत्र विस्तार: ऊपरी असम बेसिन 60,000 वर्ग किमी। पश्चिमी बंगाल बेसिन 60,000 वर्ग किमी। पश्चिमी हिमालय बेसिन 1 लाख वर्ग किमी। राजस्थान सौराष्ट्र कच्छ बेसिन 95,000 वर्ग किमी। उत्तरी गुजरात बेसिन 1,40,000 वर्ग किमी। गंगा घाटी बेसिन 3,85,000 वर्ग किमी। तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा केरल बेसिन 75,000 वर्ग किमी। अंडमान एवं निकोबार तटीय बेसिन 2,000 वर्ग किमी। खंभात और बॉम्बे हाई तटीय क्षेत्र 2,000 वर्ग किमी।
पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र। भारत में तेल उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र निम्नवत हैं: ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र और पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है। भारत में तेल के अन्वेषण का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कैसे होता है? तो दक्षिणी बेसिन से। और भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? तो बम्बई हाई से। KG-D6 बेसिन में किस खनिज के बृहद भंडार हैं? तो प्राकृतिक गैस का। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं निर्मित किया गया है माकुम, असम में। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? डिगबोई, असम। उत्तर भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो गोरखपुर, हरियाणा में। और ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? खंबात की खाड़ी। भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यशील केंद्र कौन कौन से हैं? तो कैगा कर्नाटक, कल्पक्कम तमिलनाडु, रावतभाटा राजस्थान, कुडनकुलम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात, नरौरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र। भारत में कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा का कितना अंश है? तो 1.8%। भारत में 8 दाबित भारी जल रिएक्टर संयंत्र। तो भारी संयंत्र नांगल, बडोदरा, तूतीकोरिन, कोटा, तलचर, थाल, हजीरा और मानूगुरु। राज्य है नांगल का पंजाब। स्थापित इसका वर्ष है 1962। बड़ोदरा गुजरात 1980, तूतीकोरिन तमिलनाडु 1978, कोटा राजस्थान 1985, तलचर उड़ीसा 1985, थाल महाराष्ट्र 1987, हजीरा गुजरात 1991, मानूगुरु तेलंगाना 1991। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार भारत में कुल 23 तेल शोधक संयंत्र हैं। और ये कौन कौन से राज्य में हैं, कौन कौन से हैं, इनका नाम देख लेते हैं। इसका उत्पादन वर्ष देख लेते हैं। डिगबोई असम, ट्राम्बे मुंबई HPCL महाराष्ट्र, ट्राम्बे मुंबई BPCL महाराष्ट्र, विशाखापट्टनम HPCL आंध्र प्रदेश। तो इसका स्थापना उत्पादन वर्ष है 1957 और ट्राम्बे मुंबई BPCL का 1955, ट्राम्बे मुंबई HPCL का 1954 और डिगबोई IOC का असम 1901। नूनामती गुवाहाटी IOC का राज्य है असम और उत्पादन वर्ष है 1962। बरौनी का IOC का राज्य है बिहार और उत्पादन वर्ष है 1964। कोयली का गुजरात 1965, कोच्चि का केरल 1966, मनाली का तमिलनाडु 1969, हल्दिया का पश्चिम बंगाल 1975, बोंगाईगांव का असम 1979, चेन्नई का तमिलनाडु और नागपट्टनम का तमिलनाडु 1993, मथुरा का उत्तर प्रदेश 1982, मंगलौर का कर्नाटक 1998, पानीपत करनाल का हरियाणा 1998, नुमालीगढ़ असम का 1999, जामनगर गुजरात का 1999, तातीपाका आंध्र प्रदेश 2001, वादीनार गुजरात 2006, बठिंडा पंजाब 2008, बीना मध्य प्रदेश 2009, पाराद्वीप उड़ीसा 2010। नोट: RPL जामनगर एवं इसार वादीनार निजी क्षेत्र के एवं HPCL बठिंडा व BPCL बीना संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम हैं। भूटान में भारत के सहयोग से संकोस, मांगदेछू, चुक्खा तथा ताला जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। विद्युतीकरण से संबद्ध संस्थान उपक्रम: राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC नई दिल्ली, स्थापना वर्ष क्या है 1975। राष्ट्रीय पन बिजली निगम NHPC फरीदाबाद 1975। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड नई दिल्ली 1969। भारतीय विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड नई दिल्ली 1999। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद 1965। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नई दिल्ली 2002। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड दिल्ली 1984। गेल जो है और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC नई दिल्ली 1956। भारतीय विद्युत ग्रिड लिमिटेड PGCIL गुरुग्राम 1989 और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC
नई दिल्ली 1964 और ऑयल इंडिया लिमिटेड नोएडा 1959। भारत के किस राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादकता सर्वाधिक है? महाराष्ट्र। रामपुर भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव है। यह किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। भारत में स्थापित विद्युत ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक ऊर्जा कोयले से प्राप्त होती है। तत्पश्चात नवीकरणीय ऊर्जा, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस एवं परमाणु ऊर्जा का स्थान है। भारत में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किस प्रकार की ऊर्जा का है? तो ऊष्मीय ऊर्जा का है। और शीर्ष 5 पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाले राज्य जून 2022 के अनुसार। तमिलनाडु उत्पादन है कितना? 9,867 मेगावाट। गुजरात में 9,419 मेगावाट। महाराष्ट्र में 5,182 मेगावाट। कर्नाटक 5,012 मेगावाट। राजस्थान 4,995 मेगावाट। भारत में टोटल 40,788 मेगावाट। भारत में मैग्नीज के सर्वाधिक निक्षेप किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र। और अभ्रक के 3 प्रमुख किस्में कौन सी हैं? तो श्वेत अभ्रक, पीत अभ्रक और श्याम अभ्रक। राष्ट्रीय तापविद्युत निगम की स्थापित क्षमता क्या है? तो कोयला आधारित संयंत्रों की संख्या 25 है। क्षमता है 50,490 मेगावाट। गैस एवं तरल ईंधन आधारित 7 संयंत्रों की संख्या है और क्षमता है 4,017 मेगावाट। जल आधारित 1 है और इसका है 800 मेगावाट। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं सौर ऊर्जा इसकी संख्या 23 है और 2,277 मेगावाट। पवन आधारित 1 है और इसका 50 मेगावाट। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? तो भावनगर, गुजरात। ओबरा तापविद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो रूस के। सतारा किस लिए प्रसिद्ध है? तो पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। जैसलमेर के नोख में बनने वाले पावर प्लांट की क्षमता 50 मेगावाट होगी और इसमें टावर हीटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। इस तकनीक से बिजली का वाणिज्यिक उत्पादन वर्तमान समय में केवल अमेरिका में हो रहा है। भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश होगा जो इस टेक्नोलॉजी से विद्युत का वाणिज्यिक उत्पादन करेगा। भारत एवं फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो ग्वाल पहाड़ी, हरियाणा। एंथ्रेसाइट कोयला की सर्वोत्तम किस्म है जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 80 से 95% होती है। परिवहन एवं संचार, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सड़क नेटवर्क, कुल विस्तार। वार्षिक रिपोर्ट 22-23। राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेसवे 1,44,955 किमी। राज्य राजमार्ग 1,67,039 किमी। अन्य सड़कें 60,19,757 किमी। कुल योग 63,31,791 किमी। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो राजमार्ग। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे से किस स्थान पर मिलते हैं? झांसी में। भारत का 40% सड़क परिवहन किस प्रकार की सड़कों से होता है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों से। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44, श्रीनगर से कन्याकुमारी। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 548 व NH 118। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340.8 किमी। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदा, गुजरात। चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो कृत्रिम बंदरगाह है। भारत में रेलवे की उत्पादन इकाई, कारखाना, स्थापना वर्ष और निर्माण। चित्तरंजन लोकोमोटिव, पश्चिम बंगाल 1950। निर्माण विद्युत इंजन। रेल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर, तमिलनाडु 1952। सवारी डिब्बे। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, पंजाब 1986। रेल डिब्बे। डीजल इंजन आधुनिकीकरण और कारखाना पटियाला, पंजाब 1981। डीजल इंजन। डीजल लोको वर्क्स वाराणसी, उत्तर प्रदेश 1961। डीजल इंजन। और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 उरी, बारामूला, श्रीनगर से लेह तक। पूर्व इसका नाम क्या था? NH-A1 एवं NHID।
NH2 का है डिब्रूगढ़ असम से तुइपांग मिजोरम तक। NH3 का है लेह लद्दाख से अटारी इंडो पाक बॉर्डर तक। और NH4 का है पोर्ट ब्लेयर से चिड़िया टापू तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पूर्व इसका था NH223। NH5 फिरोजपुर पंजाब से सिपकिल के समीप तक इंडो तिब्बत सीमा। और NH6 जोरबाट मेघालय से शिलिंग मिजोरम तक। NH7 फजीलका पंजाब से माना उत्तराखंड तक। और NH8 करीमगंज असम से सबरूम त्रिपुरा इंडो बांग्लादेश बॉर्डर तक। पूर्व नाम क्या था? NH44। NH9 का क्या है? मलोट पंजाब से पिथौरागढ़ तक भारत नेपाल बॉर्डर के समीप। NH10 क्या है? गंगटोक सिक्किम से फुलबारी सिलीगुड़ी भारत बांग्लादेश बॉर्डर तक। इसका पूर्व नाम था NH31। तो इस तरह से आप सब देख लेंगे या देख ही लेते हैं। NH13 तवांग से वाकरू तक अरुणाचल प्रदेश। NH16 कोलकाता से चेन्नई तक पूर्व। NH5 NH19 दिल्ली से कोलकाता तक पूर्व नाम क्या था? NH2। NH17 पोरबंदर से सिलचर। NH30 सितारगंज उत्तराखंड से कोंडापल्ली आंध्र प्रदेश तक। NH34 गंगोत्री धाम से लखनादौन सिवनी मध्य प्रदेश तक। NH44 श्रीनगर के कन्याकुमारी तक सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्व नाम NH7 था। उसके पूर्व NH1, 2, 3, 1A। NH41 दिल्ली से चेन्नई तक वाइवा मुंबई मुंबई से होकर पूर्व नाम था। इसका पूर्व क्या था? NH3, NH4, NH8। NH52 संगरूर पंजाब से अंकोला कर्नाटक तक। हजीरा गुजरात से पारादीप बंदरगाह उड़ीसा तक। NH66 पनवेल नवी मुंबई से कन्याकुमारी तक पूर्व। NH17 NH47। NH129 नुमालीगढ़ असम से दीमापुर नागालैंड पूर्व NH39। और NH134 धरासू से यमुनोत्री तक उत्तराखंड पूर्व NH94। कोंकण रेलवे किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो रोहा महाराष्ट्र से मंगलूर कर्नाटक को। प्रोजेक्ट हीरक के अंतर्गत सड़कों का निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिलों में। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक कुल 3745 किमी लंबा है। यूनेस्को द्वारा सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली लाइन को वर्ष 1999 में विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। सबसे अधिक दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस 4273 किमी। 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट किस स्थान पर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी में। कोच्चि मंगलूरू प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? 450 किमी। आयात नौबार का उच्चतम टन भार संभालने वाला बंदरगाह कौन सा है? दीनदयाल बंदरगाह कांडला। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है? काकीनाडा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई में। और ये भारत रेलवे जोन है, इसे देख लेंगे। उसके पहले भारत के 13 बड़े बंदरगाह देख लेते हैं। तो कांडला संबंधित क्या है? नाम परिवर्तित कर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। मुंबई बंदरगाह है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नवाहा सेवा बंदरगाह जो है नया नामकरण इसका हुआ है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और मारमुगाओ बंदरगाह देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह है। न्यू मंगलौर बंदरगाह आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा है। कोचीन बंदरगाह अरब सागर की रानी के नाम से लोकप्रिय है। तूतीकोरिन बंदरगाह इसका नया नाम BO चिदम्बरनार है। और चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। और विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। और पारद्वीप बंदरगाह इसका पोताश्रय सबसे गहरा। और कोलकाता हल्दिया बंदरगाह यह एक नदीय पत्तन भी है। एन्नोर बंदरगाह सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। और वधावन महाराष्ट्र बंदरगाह देश का पहला मेगा पोर्ट है।
और भारत के रेलवे जोन देख लेते हैं, यहाँ पे सब दिया हुआ इस ग्राफ में, तो इस ग्राफ को देख लेंगे एक बार कि नई दिल्ली और फिर यह जयपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, गुवाहाटी, जबलपुर, चर्च गेट, मुंबई, मुंबई सेंट्रल, हुबली, सिकंदराबाद, बिलासपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता, कोलकाता और हाजीपुर, और नीचे चेन्नई है। तो इस तरह से यहाँ देख लेंगे। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटना में। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो अमृतसर। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने वाला यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? तो अलंग। कच्छ की खाड़ी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो दीनदयाल बंदरगाह। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? चेन्नई। कौन सा बंदरगाह वाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? तो हल्दिया। उड़ीसा तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? पाराद्वीप। मार्मुगाओ पतन कहाँ स्थित है? गोवा में। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ना एवं उनका विकास करना है।